मशरूम पौष्टिकता से भरपूर होता है और शाकाहारी लोगों के लिए उत्तम आहार। मशरूम कई तरह के होते हैं जो बदलते मौसम के साथ उगाए जाते हैं। यह समय दूधिया मशरूम उगाने का है, लेकिन इसे उगाने की तकनीक जानने के बाद ही इसे उगाएं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर KPS कुशवाहा। मशरूम, जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, मशरूम एक ऐसी फसल है जो हमारी परंपरागत जो खेती है उससे बिल्कुल हट करके है। और मशरूम खेती के लिए जो उपजाऊ खेत है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी खेती करने के लिए जो बंजर जगह है या कंकड़ पत्थर वाली जगह है उस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर कोई छप्पर या कोई भी पक्का घर है या पुराने घर हैं उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो उन घरों में आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और मशरूम की खेती मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों की खेती की जाती है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा एक बटन मशरूम की खेती। तो बटन मशरूम जो है वो सर्दियों के मौसम में होता है और उसके लिए तापमान की जो आवश्यकता है 14 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो बटन मशरूम की खेती हो जाती है। और समय अगर मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उसका मौसम करीब अक्टूबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक अधिक से अधिक रहता है। फिर जब हल्का गर्म होने लगता है मौसम तो दूसरी एक प्रजाति है मशरूम की जिसे ढिंगरी मशरूम कहा जाता है। ढिंगरी मशरूम या अंग्रेजी में उसको वेस्टर्न मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। और इस मशरूम की खेती करने के लिए न तो बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए मौसम और न ज़्यादा ठंडा, जिसको कहा जाए कि बसंत का जो मौसम है या स्प्रिंग कहा जाता है, उस मौसम में इसकी खेती आसानी से की जाती है। और ढिंगरी मशरूम की खेती करने के लिए आवश्यक जो तापमान है करीब 20 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस तक इसकी खेती हो जाती है। और मौसम में अगर देखें तो फरवरी मार्च या अप्रैल के महीने तक अधिक से अधिक इसका समय रहता है और उसके बाद मौसम और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो उस दौरान एक तीसरी प्रजाति जिसको दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम के नाम से जानते हैं, और इस मशरूम की प्रजाति को गर्म मौसम में खेती की जाती है। और खेती जो दूधिया मशरूम की है उसके लिए आवश्यक तापमान करीब 25 डिग्री से लेकर के 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान जब आपके कमरों में है, जो फसल कक्ष के अंदर अगर ऐसा तापमान उपलब्ध है तब आप खेती इसकी आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहें कि अप्रैल मई जून या जुलाई अगस्त तक जो है या सितंबर के महीने तक इस मशरूम की खेती आसानी से किया जा सकता है। और इस समय गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो बिल्कुल उचित समय है इस दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए आप जो है गेहूं का भूसा या धान का पुआल जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। और मुख्य रूप से हम लोगों के पास गेहूं का भूसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो उसको लेकर के हम खेती का तरीका आपको बता देते हैं। ये माने कि अगर 200 लीटर क्षमता का अगर हमारा ड्रम है तो उसमें लगभग 100 लीटर पानी, साफ़ पानी भरना है, गंदा पानी नहीं डालना है उसमें। और उसमें कुछ दवाइयाँ मिलाई जाएंगी, जैसे एक दवा है कार्बेंडाजिम और बाज़ार में बवस्टिन के नाम से जानी जाती है। इस दवा को लें, करीब 10 ग्राम बवस्टिन 100 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। और फार्मलिन नाम की दवा या फार्मल्डिहाइड के नाम से बाज़ार में मिलती है, इस दवा का करीब 150 मिलीलीटर दवा लें और उस पानी में मिला दें। और दवाइयाँ डालने के बाद किसी छड़ी से या किसी डंडे से इस घोल को अच्छी तरह से पानी में मिला दें ताकि पूरी तरह से मिल जाए। और फिर इसमें 100 लीटर पानी जो आप लिया उसमें करीब 10 से 12 किलोग्राम भूसा अच्छी तरह से उस ड्रम में उस पानी में डुबा दें। डुबाने के बाद इस ड्रम के मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। इस प्रकार से उपचारित किए हुए भूसे को जो आपने भिगा दिया है करीब रात भर उसको भिगा रहने दीजिए। हमें मान के चलते हैं कम से कम 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक ये भिगा रहे। तो हम किसानों को सलाह देते हैं यही कि शाम को भूसा को भिगा दें और अगले दिन सुबह उसको घोल से बाहर निकालें और फर्श को धो लें और उस पर उस भूसे को बाहर निकाल कर फैला दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी जो है निथर जाए। ये मान के चलते हैं कि जो आपने भूसा अगर भिगाया हुआ है 10-12 किलो जो भूसा भिगाया है तो वो अगले दिन जो है करीब ये मान के चलें कि 30 किलो के आसपास 28-30 किलो भूसा हो गया तो ये माने कि उसमें नमी पर्याप्त है। और ऐसी स्थिति जब हो जाती है लगभग 3 गुना हो जाएगा भूसे का वजन, तो उसमें आपको मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम का बीज उसमें मिलाना है। और बीज की जो मात्रा है इसमें करीब ये मान के चलें कि 1 कुंटल आपका अगर भीगा हुआ भूसा है तो उसमें करीब आपके मानिए
दूधिया मशरूम का 4 किलो बीज उस भूसे में अच्छी तरह आप मिला दें। और मिलाने के बाद कुछ पॉलीथीन के जो थैले हैं जिसमें करीब 5 किलो बीज मिला हुआ भूसा उसमें भर दिया जाए। तो इस थैलों में भर करके अच्छी तरह से उसको पैक करके बंद करके रख दें। किसान भाइयों, बैग में वायु संचार जरूरी है, जिसके लिए आप बैगों में 10 से 12 जगह छेद कर दें, जिससे उचित मात्रा में हवा मिलती रहे और आगे चलकर अधिक मात्रा में मशरूम का उत्पादन हो सके। और इन थैलों को फिर फसल कक्ष के अंदर, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि वो चाहे झोपड़ी है या आपके पुराने कमरे हैं, उस कमरों के अंदर रख दें। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कमरों के अंदर इन बैग को ऐसे रख दें तो भी खेती हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बैग रखने के लिए उसमें कमरों के अंदर रैक बना देते हैं। करीब 2 फीट के अंतराल पर 3-4 रैक कमरे के अंदर बना दें, 3-4 टायर वाले, तो उसके ऊपर एक कई सारे बैग रखे जाएंगे। तो इस तरह रैक बना दें तो जो बैग रखने हैं उनकी संख्या ज़्यादा रख दी जाएगी और आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा एक ही कमरे से। तो कमरों के अंदर रख दें और उसकी खिड़की और रोशनदान को बंद रखें अभी, और उसमें कमरे की सफाई रखें और पानी फर्श पर छिड़कते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। और करीब 15-20 दिन का समय लगेगा। पूरे भूसे में लगेगा कि सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंदी सी फैलने लगी है और पूरा भूसा लग रहा है कवर हो गया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि बीज का फैलना, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्ड्रन होना। तो जब आपको लग रहा है कि बीज फैलाव पूरा हो गया है तो आवरण मृदा तैयार करने के लिए एक तो बगीचे की मिट्टी लें या सड़ी हुई गोबर की खाद, जो कम से कम गोबर खाद लेना है तो 2 साल पुरानी होनी चाहिए। गोबर की खाद 2 साल पुरानी और बगीचे की मिट्टी 2 और 1 के अनुपात में उसको मिला दें। और उसमें घास फास और कंकड़ उग रहे हैं तो उसको छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और इस मिट्टी को फार्मलिन के 4% के घोल से अच्छी तरह से इसको तर कर दिया जाता है। और तर करने के बाद पॉलीथीन से इसको ढक दें ताकि जो है वो अच्छी तरह से उपचारित हो जाए। इसमें जो कुछ कीड़े मकोड़े हानिकारक सूक्ष्मजीव वगैरह हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह से उसको पॉलीथीन से मिट्टी को उपचारित करने के बाद ढक दें और कम से कम 48 से 72 घंटे तक इस मिट्टी को ऐसे ढके रहने दें। और फिर उसके बाद उस पॉलीथीन को हटाएं और मिट्टी उसमें से निकाल करके उसको करीब 1.5 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछा देते हैं थैलों के ऊपर। आवरण मृदा बिछाने के बाद पानी का रोज़ उसके ऊपर छिड़काव आपको करते रहना है। तो ये माने कि लगभग 1 महीना के बाद, बीज मिलाने के 1 महीने के बाद मशरूम निकलना शुरू होगा। और जो अगले 1.5-2 महीने तक उसमें से आप मशरूम तोड़ते रहेंगे तो 1 कुंटल अगर भूसा लेकर के आपने खेती शुरू किया हुआ है तो उससे आप 50 से 60 किलो मशरूम प्राप्त कर लेंगे। मशरूम की खेती कम लागत में अधिक आय का जरिया है। अगर आप 1 कुंतल भूसे से उत्पादन ले रही हैं, तो उसके उत्पादन में कितनी लागत आएगी और उससे कितनी आमदनी होगी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो दूधिया मशरूम की खेती आप कर रहे हैं तो उसका अगर देखा जाए कि आपको कितनी लागत लग रही है और कितना उसमें मुनाफा हो रहा है, अगर ये देखते हैं तो हमने अगर 1 कुंटल भूसा लेकर के इसकी खेती शुरू की हुई है तो 1 कुंटल भूसे की कीमत इस समय अगर आप भूसा खरीदते हैं तो लगभग 300 से 400 रुपये 1 कुंटल का पड़ेगा। तो 300-400 रुपये, 400 रुपये माना जाए भूसे का लग गया। और इसमें दवा अगर मिला लेते हैं तो 50-60 रुपये या हार्डली 100 रुपये की दवा और पॉलीथीन के थैले। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि लगभग 1 कुंटल भूसे से खेती करने में करीब 600 या अधिक से अधिक 600-700 रुपये का खर्च आएगा। और इससे जो कुल मशरूम का उत्पादन है करीब 50 से 60 किलो औसतन मशरूम पैदा हो जाता है 1 कुंटल भूसे से। और इसकी लागत ये मान के चलते हैं कि जो बाज़ार मूल्य है करीब 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये बाज़ार में बिक जाता है मशरूम। और इस तरह से अगर कैलकुलेट करें, अगर 100 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए, इसकी गणना करते हैं तो 50 किलो मशरूम ये मान के चलते हैं कि लगभग 5000 रुपये का। और आपने जो खर्च किया करीब 700-800 रुपये अगर खर्च किए हैं तो मान के चलते हैं लगभग एक आपने लगाया 1000 रुपये तो करीब 4000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। तो इस कोई विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखते हैं, रोज़ पानी लगाते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें
तो आपकी अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाएगी आपको और अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। किसान भाई जायद मक्का, उर्द, मूंग व हरे चारे वाली फसलों एवं सब्जियों की फसलों में सिंचाई का कार्य आवश्यकता अनुसार करें। खरीफ मक्के की संस्तुत संकर किस्में गंगा 11, सरताज, HQPM 5, HQPM 8, प्रो 316, बायो 9681, Y 1402, KD 9144, D 7074, M 2525 अथवा संकुल किस्मों प्रभात आदि में से किसी एक किस्म की बुआई उचित नमी पर करें। धान के खेतों की तैयारी के लिए गर्मी की गहरी जुताई कर मेड़बंदी करें। धान के बीज की नर्सरी डालने के 15 दिन पहले खेत की हल्की सिंचाई करें ताकि खेत से निकलने वाले खरपतवार खेत तैयार करते समय नष्ट हो जाएं। धान की नर्सरी डालने के लिए खेतों की तैयारी करें और साथ ही उन्नतशील किस्मों जैसे नरेंद्र 359, मालवीय धान 36, नरेंद्र धान 2026, नरेंद्र धान 2064, नरेंद्र धान 2065, नरेंद्र धान 3112, सरजू 52, पंत धान 4, सीता आदि तथा संकर किस्मों में प्रो एग्रो 6444, PHB 71, नरेंद्र संकर धान 2, नरेंद्र संकर धान 3, KRH 2, PRH 10, US 312, RH 312, VSR 202, RH 1531 आदि। धान की सुगंधित किस्मों में टाइप 3, पूसा बासमती 1, मालवीय सुगंध 105, मालवीय सुगंध 4-3, नरेंद्र सुगंध एवं नरेंद्र ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2, CLR 10 एवं नरेंद्र ऊसर धान 2008 आदि में से किसी एक किस्म के बीज एवं खाद की व्यवस्था करें। मक्के की फसल जीरा निकलने की अवस्था में चल रही है, जो कि फसल की क्रांतिक अवस्था है। अतः किसान भाई खेतों में हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। मक्के की फसल में तना छेदक कीट के लार्वा से प्रकोपित पौधों को जड़ से उखाड़कर जमीन में दबा या जला दें अथवा आर्थिक स्तर से अधिक होने पर क्विनाल्फास 2 लीटर प्रति हेक्टेयर या डाइमेथोएट 30 EC के 1 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पशुओं को 60% हरा चारा और 40% शुष्क चारा मिलाकर खिलाएं। मानसून आने से पहले पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, गलघोटू व लंगड़ी बुखार के टीके अवश्य लगवाएं ताकि बारिश का मौसम आने से पहले इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करसाणा, जिला मिर्जापुर के कृषक रंजीत प्रजापति ने। यह भेड़ पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत प्रजापति जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो नस्लें जो है इसमें महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हम वर्ल्ड में तो जैसे सबसे बढ़िया जो है नस्ल है मेरिनो, स्पेन में होती है। 10 से 12 किलोग्राम जो है ये प्रति वर्ष तक ऊन पैदा करती है। हमारे यहाँ बीकानेरी नस्ल है, चकला है, मगरा और नाली। तो मगरा से जो है हम 2 से 5 किलोग्राम जो है ऊन प्रति वर्ष प्राप्त कर लेते हैं और नाली से भी जो है 2 से 2.5 किलोग्राम हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक संकर नस्ल पैदा की गई है विदेशी मेरिनो से और बीकानेरी नस्ल की जो राजस्थानी भेड़ होती है उससे क्रॉस करके एक हिसारडेल बनाई गई है नस्ल। ये नस्ल जो है हमारे भेड़ पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे जो है 6-7 किलोग्राम ऊन जो है आप प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छी नस्ल की जो है भेड़ों को पालते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलता है और यही महत्वपूर्ण नस्लें हैं हमारे यहाँ की। बाकी तो डेकनी है, नेलोरी हैं, काफी नस्लें हैं हमारे यहाँ। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए।
ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ों को नहीं रखें। इनके आहार में ध्यान क्या देना है कि इनके आहार में जो है प्रोटीन का जो है महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो इनके ऊन पाया जाता है उसमें प्रोटीन ही ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन उसके आहार में हम बढ़ाएंगे तो ऊन की क्वालिटी क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। लेंथ, ऊन की लेंथ जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, हमारे यहाँ लेंथ जो है बहुत कम है। तो ये जो है पशुओं के जो है और नस्लों के जो है आहार पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने बताया है कि भेड़ को भी जो है अपने वजन का 4 से 5% भार के बराबर जो है इसको आहार चाहिए। और खासकर जो है इसके जो है मतलब कि आहार में जो है दाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि भेड़ पालक भाई आप जैसे कि भेड़ों को चराते हैं तो चराने से उसका निर्वाह राशन तो पूरा हो जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन जो उसको पोषण जो है उन उत्पादन के लिए जो चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो है जैसे कि हमने बताया है कि भेड़ों में जैसे कि 5 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसको जैसे 15-20 दिन में हो जाता है, तो धीरे धीरे उसको दाना खिलाना चाहिए। और दूध जो है भरपूर जो है दिन भर में उनको अगर पैदा होते हैं तो 250 से 300 ml दूध की आवश्यकता होती है और हर हफ्ते दूध की मात्रा बढ़ती जाती है। तो 1.5-2 महीने तक तो जो है बच्चा माँ का दूध ही पीता रहता है, लेकिन 15-20 दिन के बाद उनको जो है दाना खिला सकते हैं। दाने में जैसे कि आप इसका पौष्टिक दाना बनाया जाता है, जैसे कि गेहूँ हो, जौ हो, मक्का, ज्वार बाजरा का दर्रा जो है कम से कम 30 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम जो है आप इसमें खली मिला लें, और 20 किलोग्राम जो है इसमें कम से कम आपको जो है चना, मसूर, जो भी मतलब दाल की चुन्नियाँ होती हैं या दाल होती है, इसका दलहन मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो खली में और दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो ये मात्रा मिला के जो है 80 किलोग्राम हो जाता है। और 17 किलोग्राम जो है इसमें गेहूं का चोकर मिलाएंगे, और 2 किलोग्राम जो है इसमें खनिज तत्व मिलाएंगे, और 1 किलोग्राम नमक मिलाएंगे। इस प्रकार का ये दाना जो है आपका 100 किलोग्राम बन गया। और इसमें से जो है 5 किलोग्राम के जैसे बच्चे हैं तो 50 ग्राम से आप शुरू करेंगे, और जब 1 महीने का हो जाता है तो उसको 100 ग्राम कर देंगे, जब 2 महीने का हो जाता है तो 150 ग्राम कर देंगे, इसी प्रकार से 3 महीने का हो जाएगा तो 200 ग्राम कर देंगे, और 4 महीने का होगा तो 250 ग्राम कर देंगे। ऐसे जो है आप दाना 50-50 ग्राम हर महीने बढ़ाते जाएंगे, और अधिकतम मात्रा जो है आप आधा किलो तक जो है ले जाते हैं प्रति भेड़। तो जो हमारी भेड़ें मैच्योर हो चुकी हैं, अब जैसे कि हिसारडेल वगैरह तो 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम तक वजन प्राप्त कर लेती हैं, और मैरिनो जो है 80-90 किलोग्राम की होती है, जो विदेशी भेड़ें हैं। तो हमारे यहाँ जो भेड़ें पाई जाती हैं अक्सर 60-70 किलोग्राम तक की होती हैं। तो इनमें जो है आपको जो भेड़ें, जैसे मैंने बताया कि भेड़ जो गर्भवती हो जाती है, तो गर्भवती होने के बाद इनको जो है ब्याने से 1.5-2 महीना पहले जो है इनको दाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उनको 300-400 ग्राम दाना भी प्रति भेड़ खिलाना चाहिए। और जैसे ब्याह गई हैं तो ब्याने के बाद दाना जो है बच्चों का दूध अच्छी तरह से हो पावे, इसके लिए जो है 300 से जो है 400 ग्राम जो है इनको दाना खिलावें। ब्याने के 2 महीने बाद जो है ये गर्म होना की अवस्था शुरू हो जाती है। तो ब्याने के 2 महीने बाद जो है इनको जितना आप दाना खिला रहे हैं, 300 ग्राम 250 ग्राम खिला रहे हैं दाना, तो 100 ग्राम और दाना बढ़ा के खिलावें, जिससे कि जो है वो समय पे गर्भ धारण कर सके। और दाना इसलिए खिलाया जाता है कि पेटों में जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अगर ब्याने से लेके गर्भावस्था के बीच अगर उसका कुपोषण हो जाता है तो पेट में बच्चे भी कम बनते हैं, और समय पे जो है भेड़ गाभिन भी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए दूध भी नहीं पैदा होता है। तो ब्याने के बाद उनको जो है 300 से 400 ग्राम जो है उनको दाना जरूर खिलावें, और उसके बाद जो है ये समय से जो है गर्भ धारण करेंगे, और जो बच्चे होंगे पेट में ज़्यादा पैदा होंगे, और जो होंगे वो स्वस्थ पैदा होंगे। तो इस प्रकार जो है भेड़ों का आहार प्रबंधन करें। और बीमारियां खासकर जो है इसमें भी बकरियों की तरह ही होती हैं, इनको भी PPR बीमारी होती है, जिसमें कि मैंने बताया कि अभी इसमें बुखार काफ़ी हो जाता है, 105 से 106 डिग्री बुखार हो जाता है। अंदर का तलवा जो है इसमें घाव बन जाता है, पक जाता है। तो घाव को जो है फिटकरी से धोना चाहिए, लाल दवा से धोना चाहिए। और PPR का टीका ही सबसे बड़ा इसका उपाय है बचाने का। तो इसको प्रति वर्ष जो है इसी महीने में PPR, इंटेरोटॉक्सिमिया, खुरपका, मुँह पका, गला घोंटू, इन सब का जो है टीका आप अगर एक बार गर्मी के दिन में लगवा लेते हैं तो इससे जो है हमारी भेड़ों को जो है बीमारियों से बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फसलों से अच्छा उत्पादन पाने के लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना है आज की जरूरत। खारा पानी की समस्या के समाधान के लिए पानी की जांच है जरूरी। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।